Yes, class 12. Good morning. Today I am going to explain you measurement of national income. Measurement of national income means how we can measure national income in our economy. Every economy means in each country, national income is measured by three methods. First, production method, second, income method and third is expenditure method. हम इन तीनों मेथड से बेटा नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर वो चाहे कोई सी भी इकोनॉमी हो, कोई सी भी कंट्री हो, बिकॉज ये तीनों ही मेथड्स आपस में कोरिलेट हैं. कैसे? जो प्रोडक्शन है, जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं, जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे उतना ही इनकम लेवल भी क्या होगा, ज़्यादा. अगर एक छोटी फर्म है, छोटी सी कंपनी है, उसके यहाँ सिर्फ 50 लेबर है और उस 50 लेबर के अकॉर्डिंग उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है. वहीं एक बड़ी फर्म है, वहां 5000 लेबर है, तो प्रोडक्शन यूनिट भी क्या होगा, उसका ज्यादा होगा. तो जितना इनकम 50 लेबर वाले का होगा, क्या उतनी ही इनकम 5000 लेबर वाले की होगी? नो, क्योंकि जो 50 लेबर वाली फर्म है वो मुश्किल से दिन के 500 पीस बना रही है, या हम कह सकते हैं मुश्किल से दिन के 5000 पीस बना रही है. वहीं जो बड़ी फर्म है, जहां 5000 लेबर है, वो दिन के 5 लाख पीस बना रहे हैं. तो कौन सा अर्निंग लेवल किसका हाई होगा? जहां प्रोडक्शन ज्यादा है. तो प्रोडक्शन का सीधा सीधा लिंक हमारी इनकम से होता है. जितना प्रोडक्शन लेवल जिसका ज्यादा होगा उसकी ही इतनी इनकम ज्यादा होगी. बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. हमारी पड़ोस में एक कंट्री है चाइना, जो आजकल बहुत बड़ी राइवलरीज हो रही है इंडिया की. चाइना का जो जीडीपी लेवल है बहुत ज्यादा हाई है. जीडीपी मीन्स प्रोडक्शन लेवल. उसका प्रोडक्शन लेवल बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए उस कंट्री की इनकम भी अच्छी है. ठीक है ना? तो जिसकी जितना अच्छा प्रोडक्शन होता है जिस कंट्री का, उसका इनकम लेवल भी उतना ही अच्छा होता है, इसलिए वो डेवलप्ड कंट्रीज में काउंट होती है. और जब आप प्रोड्यूस अच्छा कर रहे हो, कमा अच्छा रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग खर्चे भी करोगे. तो जैसी इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग ही क्या होंगे, खर्चे भी होंगे. तो प्रोडक्शन से इनकम होती है, इनकम से हम खर्च करते हैं, और जब खर्च करते हैं पैसा, तो अगेन वो पैसा घूम के कहाँ पहुंचता है, प्रोड्यूसर्स के पास. अगेन फिर वो पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, फिर इनकम कमाता है, फिर खर्च करते हैं, फिर दोबारा पैसा प्रोड्यूसर. तो ये एक पूरा सर्कुलेशन है. ये तीनों ही प्रोसेस हमारे सर्कुलेशन में है. इन तीनों प्रोसेस से ही हम क्या करते हैं, पूरी इकोनॉमी को रन कर सकते हैं. इनमें से कोई भी एक प्रोसेस अगर रुक जाता है, प्रोडक्शन अगर रुक जाती है, जैसे पीछे कोरोना टाइम पीरियड में 2 महीने पूरी कंट्रीज में लगभग लॉकडाउन रहा, सभी इंडस्ट्रीज मोस्टली हर काम बंद थे. 2-4 जो हमारी नेसेसरीज ऑफ लाइफ है उन्हें छोड़कर, जैसे शुगर मिल्स आर रनिंग, दूध का काम नहीं बंद हुआ, ब्रेड का काम बंद नहीं हुआ हमारा, और जो हमारी फूड आइटम्स हैं जैसे दाल है, गेहूं है, चावल है, इन सब की सप्लाई मार्केट में बरकरार थी. फल, सब्जी, दवाइयां. बट इसके अलावा भी तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर, वो सब क्या थी, बंद पड़ी हुई थी 2 महीने से. और उन इंडस्ट्रीज के बंद होने से लोगों की इनकम भी कम हो गई थी. इनकम हुई तो उन्होंने खर्चे भी क्या करे, कम करे, क्योंकि जब पैसा नहीं तो खर्च कहां से करेंगे. तो इसलिए कहा जाता है कि ऑल 3 एक्टिविटीज आर कोरिलेट टू ईच अदर. प्रोडक्शंस होंगे तो इनकम होगी, इनकम होगी तो हम खर्चे कर सकेंगे. इन्हीं तीनों मेथड से हम नेशनल इनकम भी फाइंड कर सकते हैं. तो फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट प्रोडक्शन मेथड, विच इज ऑल्सो नोन एज वैल्यू एडेड मेथड. नाउ अब ये प्रोडक्शन मेथड और वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है? सी, वैल्यू एडेड मीन्स इट रेफर्स टू द एडिशन ऑफ द वैल्यू टू द रॉ मटेरियल्स बाय अ फर्म बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटीज. व्हाट डज इट मीन? कि जब भी हम मतलब कोई भी इंडस्ट्रीज या कोई प्रोड्यूसर या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रॉ मटेरियल्स को यूज करती है, और उस रॉ मटेरियल के यूज से वो फिनिश गुड्स बनाती है, तो उसमें वैल्यूज एड होती हैं. और जब उसमें वैल्यूज ऐड होती हैं, क्योंकि वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कर रही है और वैल्यूज ऐड हो रही हैं, तो उसी को हम वैल्यू एडेड कहते हैं. लेट्स सपोज एक हमारा फर्नीचर शॉप है, उस फर्नीचर शॉप में फर्नीचर जो शॉपकीपर है उसने 10,000 रुपए की लकड़ियां परचेज करी. उन 10,000 की लकड़ियों की हेल्प से उसने पूरा एक कंप्लीट सोफा सेट बनाया. उस सोफा सेट को वो 10,000 का थोड़ा बेचेगा भाई, 10,000 की तो सिर्फ लकड़ियां थी. फिर उसने उसमें प्रोडक्टिव एक्टिविटीज करी, उसको काटा, उसको फिनिशिंग दी, उसमें माइका ऐड करी, उसमें फॉर्म भर के गद्दी बनाई, उसकी प्रॉपर उसको फर्नीचर में कन्वर्ट करा. तो जब उसकी मार्केट वैल्यू निकल कर आई, तो वो निकल के आई 20,000 रुपए. तो 10 की
लकड़ी जो यूज करा एज अ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करा, फिनिश गुड्स की वैल्यू कितनी हुई 20,000, तो कितना वैल्यू और ऐड हुआ 10,000 और ऐड हुआ, क्योंकि उसने प्रोडक्टिव एक्टिविटीज करी उसके साथ लकड़ी के साथ, जिसकी वजह से वो ऐसा प्रोडक्ट बन सका जो लोगों के यूज में आ सके। तो दैट इज वैल्यू एडिड। वैल्यू एडिड क्या होता है, इसका फॉर्मूला है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट, मतलब जो आउटपुट आपने तैयार करा है उसको जिस भी रेट में आप मार्केट में बेचोगे वो उसका वैल्यू हो जाएगा, माइनस जो आपने उसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल में खर्चा करा है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा 20,000 था, सोफा 20,000 बनके तैयार हुआ जो हम बेचेंगे। 10,000 की हमने उसमें क्या यूज करी है, वुड्स, तो 10,000 हमने ऐड कर दिया, सॉरी माइनस कर दिया, तो कितना अमाउंट ऐड हुआ उसके अंदर 10,000 और ऐड हो गया। तो दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडिड। इसी कंसेप्ट को मैं आपको एक बार एक अच्छे से एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगी। देखिए बेटा, कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडिड। कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडिड को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया। एक ब्रेड मेकर कंपनी है, फर्म है, जिसने एक फ्लोर मिलर आटा बनाने वाले से आटा खरीदा। कितने का लिया आटा, 500 रुपए का। तो वो उस आटे का क्या यूज करेगा एज अ रॉ मटेरियल, क्योंकि उसी आटे से क्या बनाना है, उससे ब्रेड। तो ये जो हमारे 500 रुपए हैं इसको उसने यूज करा, 500 रुपए हमारा यूज है फ्लोर में, तो इसका यूज करा एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, फिर बाय इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटी, फिर कंपनी ने अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी से उस आटे को कन्वर्ट करा ब्रेड के अंदर और उसको कितने का बेचा मार्केट में, 700 रुपए का। 500 का आटा लिया, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज करी, ब्रेड में कन्वर्ट करा, देन सेल द ब्रेड इन द मार्केट फॉर 700 रुपीज। तो ये जो 500 रुपीज है फ्लोर अमाउंट, ये हमारा क्या कंसिडर होगा बेटा, एज अ इंटरमीडिएट कंजप्शन। क्या है हमारा ये इंटरमीडिएट कंजप्शन या कॉस्ट, फ्लोर कॉस्ट। फ्लोर इज एन इनपुट, इनपुट की तरह यूज करा हमने आटे का, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स है। ब्रेड हमारा आउटपुट है, जो फाइनल गुड्स है जो बनकर आया और जो मार्केट में कितने का बिकेगा, 700 रुपए का। तो कितना अमाउंट और ऐड हुआ, 200 रुपए। तो वो 200 हमारा क्या कहलाएगा, वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड अमाउंट हमारा है जो 200 रुपए है। तो डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इंटरमीडिएट गुड्स, जो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट है, जो इंटरमीडिएट गुड्स का जो डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड। ठीक है, समटाइम्स हमारा जो फॉर्मूला होता है वैल्यू एडिड का वो ये होता है, वैल्यू एडिड का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। नाउ व्हाट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट, आपका उसके ऊपर ही लिखा हुआ फॉर्मूला कि या तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा कि मतलब कितने का प्रोड्यूसर्स ने मटेरियल तैयार करा, और अगर आपके पास वैल्यू ऑफ आउटपुट का वैल्यू नहीं गिवन है क्वेश्चन में, तो वी कैन फाइंड द वैल्यू बाय एडिंग सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक इसलिए ऐड करते हैं कि सेल जो माल बिक गया उसकी भी तो वैल्यू थी, बनाया तो हमने ही था। ठीक है, 10 लाख का मान लीजिए हमने पूरा प्रोडक्शन तैयार करा, 10 लाख में से 7 का बिका, 3 का बच गया, तो 3 हमारा क्या हो गया, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक हमारा होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। या तो चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन में गिवन हो या फिर हम क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर क्वेश्चन में गिवन है तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक का कोई नीड नहीं है, बट मोस्टली वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू मिसिंग ही होती है क्वेश्चन में। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें कैलकुलेट करना होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक से। टोटल सेल्स लेंगे इसमें हम और टोटल सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट था वैल्यू ऑफ आउटपुट का। क्लियर? ठीक है क्लास, आज इतना ही हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। फिर नेक्स्ट हम आपको वैल्यू एडिड मेथड से कैसे हम एग्रीगेट्स फाइंड करते हैं, कैसे उनकी वैल्यूज निकालते हैं, वो सब कैलकुलेट करना सिखाएंगे क्लास। ओके, थैंक यू।